गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं हम, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, जिनको पढ़ने में बोरियत आती है बच्चों को, ठीक है। थ्योरी के रूप में लिखा रहता है, 2-3 पेन काला करते हैं, 1-2 हाईलाइट मार दिया, फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक लूनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह अरावली पर्वत के पश्चिम में बहती है। यह सरस्वती और सागरमती नामक 2 शाखाओं के मिलने से बनी है। बताइए कौन सा करेक्ट है। लूनी इम्पोर्टेंट है, कई बार पीसीएस ने भी प्रश्न किया है, ठीक है। यूपी पीसीएस ने। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और अरावली पर्वत के बिल्कुल पश्चिम में बहती है। ये अगर पूर्व होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट, ये फिलहाल करेक्ट है। सरस्वती और सागरमती नामक 2 शाखाओं के मिलने से बनी है लूनी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, अरब सागर से इसका मिलन नहीं हो पाता है। इसी चीज़ को लेकर कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो लूनी नदी अरावली के जो है पश्चिम में बहती है और साथ ही यह राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। यह नदी पुष्कर के समीप 2 धाराओं के रूप में निकलती है और पुष्कर राजस्थान में आपको पता ही होगा, ठीक है। ये धाराएं जो हैं वो गोविंदगढ़ के पास आपस में मिल जाती हैं और अरावली से बाहर निकलकर लूनी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। लूनी नदी जो है वो तेलवाड़ा तक पश्चिम की दिशा में बहती है। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अर्थात इसका मिलन अरब सागर से नहीं होता है। हिमालय नदियां अनुसरण करती हैं पूर्ववर्ती और वृक्षाकार प्रवाह का, पूर्ववर्ती अफवाह का, जालीनुमा अफवाह का। ये इम्पोर्टेंट है, इससे लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है और इस चीज़ को याद रखना। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती और वृक्षाकार, ठीक है, दोनों अपवाह का अनुसरण करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी ऐसा होता है कंफ्यूज करने के लिए वृक्षाकार और पूर्ववर्ती दोनों डाल देते हैं, तो ए मारना, पूर्ववर्ती मारना पहले। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करें और फिर बात करेंगे हम हिमालय नदियों की। तो हिमालय नदियों की कर लेते हैं पहले। हिमालय नदियाँ जो हैं वो पूर्ववर्ती वृक्षाकार अपवाह का अनुसरण करती हैं, पूर्ववर्ती और वृक्षाकार अपवाह का अनुसरण करती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अनुवर्ती, अध्यारोपित, आयताकार, अरीय और जालीनुमा अपवाह का अनुसरण करती हैं। याद रखना ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपनी युवा अवस्था में विद्यमान है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ दोनों। हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ना हिमालय नदियाँ ना ही प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, पेनिनसुलर रिवर, वो मौसमी है, मतलब वर्षा के जल से अपना जो जल है वो प्राप्त करती हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में विद्यमान है इस समय, युवा नहीं रही वो, ठीक है। तो कौन सी नदियाँ युवा अवस्था में विद्यमान है, तो प्रायद्वीप है यहाँ पर, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको हटा दो। जो हिमालय नदियाँ हैं वो अपनी युवा अवस्था में विद्यमान है, तो ए बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हिमालय नदियाँ अपनी युवा अवस्था में विद्यमान है। हिमालय नदियों के विपरीत अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की ओर देखें तो ये प्रौढ़ावस्था के क्रमिक परिच्छेदिका वाली होती हैं, जो लगभग अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रकृति की हैं, ठीक है। मौसमी प्रकृति की मतलब जब बारिश होगी तभी इसमें जो है जल रहेगा, वरना कम जल रहेगा या फिर सूखी रहेंगी, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रकृति की हैं, जो प्रायः मानसूनी वर्षा से जल को अपवाहित करती हैं। इसके विपरीत हिमालय नदियों की ओर देखें तो उनमें वर्ष भर जल जो है वो भरा रहता है, वर्ष भर अपवाहित होती हैं, क्योंकि ग्लेशियर से वो निकलती हैं और वर्षा के जल से भी जल प्राप्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी असम से होकर बहने वाली नदियाँ हैं।
ये इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कौन सी हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ, कौन सी असम से होकर बहने वाली नदियाँ, कौन सी उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ, इस तरह के प्रश्न बना ले। तो ब्रह्मपुत्र असम से होकर बहती है, सुबनसिरी असम से होकर बहती है, कामेंग असम से होकर बहती है, बराक भी असम से होकर बहती है। तो सारे के सारे हो गए 1 2 3 4, इसका आंसर हो गया डी। तो चूंकि असम की बात हो रही है तो असम आपको पता होगा भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। असम जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, असम से होकर बहने वाली नदियों में प्रमुख कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, लोहित जिसको तेल्लू भी बोला जाता है असम में, बराक, कामेंग, धलवेश्वरी, कपोली, दिहांग या शियांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक गलत है, कोई एक असत्य है। हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता जेमू नदी से निकलती है, जेमू हिमनद से निकलती है। और जलपाईगुड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ऊपर कुछ स्टेटमेंट लगभग एक जैसी कैटेगरी के लग रहे हैं, ये चौथा कुछ अलग कर दिया है। क्या तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी? करेक्ट है। क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता भी है? क्या ये जो तीस्ता है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है? हाँ। क्या जलपाईगुड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? नहीं। फिर तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। तो हगरी जो है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। जो का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? हगरी से है। जबकि तीस्ता की तरफ देखें तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह सिक्किम में जो है जेमू हिमनद से निकलती है और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और जलपाईगुड़ी जो है वो इसी तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। और यूपीएससी की फेवरेट है तीस्ता। पिछले 10 वर्षों में 2 से 3 बार प्रश्न किया यूपीएससी ने, तीस्ता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती हुई यह नदी भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बराकर लिखा है, बराक नहीं लिखा है। उपर्युक्त विश्लेषण किस नदी की व्याख्या करता है? बताइए किसकी सहायक नदी है बराकर? इससे एलिमिनेट कर सकते हो आप। दामोदर की, बी है इसका आंसर। तो दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से, पलामू डिस्ट्रिक्ट के टोरी नामक स्थान से। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती हुई ये नदी भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। पहले यह जो है बंगाल का शोक कही जाती थी, लेकिन भारत की बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण सन 1948 में हो, उसके स्थापित हो जाने के बाद दामोदर को जो है इसने बस में कर लिया। जो परियोजना हुई वो उसने। देखिए बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान, हावड़ा जो है वो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। एक ट्रेन है जो हावड़ा से होती हुई कालका जाती है। ठीक है, हावड़ा लिखा है तो याद आ गया। उसका नाम परिवर्तित कर दिया है। बहुत से जो है पर्यटक जाते हैं उससे हिमाचल प्रदेश जो भी घूमने के लिए, ठीक है, जाते हैं। तो वो हावड़ा अभी तक चलती थी, हावड़ा का नाम परिवर्तित करके सुभाष एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। और दिल्ली से चलती है और पुरानी दिल्ली से नाइट में। पहला स्टेटमेंट है एल नीनो एक प्रति विषुवतीय गर्म सागरीय धारा है। इस धारा का जन्म पेरू के तट पर होता है। एल नीनो, ये एल नीनो, ला नीना, इनसे ही प्रश्न बन जाते हैं। तो एल नीनो क्या एक गर्म सागरीय धारा है, प्रति विषुवतीय है। इसका जन्म कहाँ पता है? पेरू के तट पर होता है। और पेरू चिली कहाँ पर है आपको सब पता होगा, साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं? मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं? तापक्रम का प्रतिलोमन, उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी, ITCZ की स्थिति, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये तीनों के तीनों हैं 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी उपरोक्त सभी। तो मानसून विच्छेद जो है मानसून के समय की वह स्थिति है जब 1 2 अथवा कई सप्ताह वर्षा ना हो। मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं?
तापमान का प्रतिलोमन, उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी, ITCZ की स्थिति और आर्द्र मानसूनी पवनों की दिशा का पश्चिमी घाट के समानांतर होना। ये पूछ लिया जाता है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी सूर्य के दक्षिणायन होने के समय बनने वाली दशाएं हैं? सूर्य के दक्षिणायन होने के समय बनने वाली दशाएं पश्चिमोत्तर भागों में उच्च दाब का विकास, उपोष्ण पछुआ जेट पवनों की पुनः अपने स्थान पर वापसी, ITCZ का दक्षिण की ओर स्थानांतरण। यहाँ गलत करने के लिए उत्तर की ओर भी लिख सकता था एग्जामिनर। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अपने स्थान पर कायम होना। ये सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने के समय बनने वाली जो दशाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पश्चिमोत्तर भागों में उच्च दाब का विकास हो जाता है, उपोष्ण पछुआ जेट पवनों की पुनः अपने स्थान पर वापसी, ITCZ का दक्षिण की ओर स्थानांतरण और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अपने स्थान पर कायम होना। ठीक है। देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने से जो है तथा इस कारण बनने वाली जो उपरोक्त दशाएं हैं उनका संबंध मानसून के निवर्तन, ठीक है, मानसून के लौटने से है। तो इम्पोर्टेंट थे ये प्रश्न, 10 प्रश्न ऐड किए गए थे इंडियन ज्योग्राफी के। इनको जो है कम से कम 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। थोड़े बड़े स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट है। और ये सारे के सारे प्रश्न NCERT से हैं। NCERT को पढ़ के जिनको बोरियत आती है उन्हीं से निकाले गए हैं। अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। इनसे बोरियत नहीं आएगी और इन प्रश्नों को करने के बाद अब UPSC से लेकर CD ग्रुप तक के किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हो।